हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS सोसाइटी, लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रतियोगितात्मक जो हिंदी है उसके अंदर जो हम लोगों ने शब्द भेदों के बारे में पढ़ा था उसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर कुछ शब्द जाने थे, जिसके अंदर तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं वो हमको मालूम पड़ा था कि तत्सम और तद्भव ये दो प्रकार के शब्द होते हैं। जब हमने शब्द भेद में उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को पढ़ा था, तो तत्सम और तद्भव ये शब्द क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या है, आज की कक्षा में हम यह जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं तत्सम क्या है। तत्सम अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तत् धन सम निकल के आता है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? तो यहाँ पे संस्कृत भाषा के समान। संस्कृत भाषा के समान का अर्थ क्या हुआ? वो शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों। ठीक है, ज्यों के त्यों मतलब जैसा संस्कृत भाषा में उनका प्रयोग होता है, जिस रूप में उन शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता रहा है, उसी रूप में, उसी अर्थ में हम उनका प्रयोग हिंदी भाषा में जब करने लगते हैं तब वो तत्सम कहलाते हैं। वो सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे, जिनका अर्थ और रूप संस्कृत भाषा में जैसा है वैसे का वैसा ही हमारी हिंदी भाषा में हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो वो सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? तत्सम शब्द। और समझ में आ रही है? तो जैसे सूर्य है, राष्ट्र है, शीर है, ज्येष्ठ है, चंद्र है, ये सारे शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में भी इन्हीं रूप में प्रयुक्त होते हैं और हिंदी भाषा में भी इनका अर्थ भी यही रहेगा और रूप भी यही रहेगा। सूर्य संस्कृत भाषा में भी वही अर्थ रखता है और हिंदी भाषा में भी वही अर्थ रखता है। ठीक है, चंद्र, शीर, राष्ट्र वही अर्थ रखते हैं संस्कृत भाषा में भी जो कि हिंदी भाषा में रखते हैं। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव क्या है? तो तद्भव तद धन भव मतलब उससे होना। मतलब किससे होना? संस्कृत भाषा से होना, मतलब संस्कृत भाषा से परिष्कृत होना। ठीक है, संस्कृत भाषा से परिष्कृत होना। परिष्कृत होने का क्या अर्थ है? वे सारे शब्द जो स्रोत भाषा अर्थात संस्कृत भाषा, स्रोत भाषा यही होगी, यहाँ से निकल के आए हैं संस्कृत से, क्योंकि यहाँ संस्कृत की बात हो रही है, तो इसकी स्रोत भाषा हो जाएगी संस्कृत। संस्कृत भाषा से जो भी विकसित हुए हैं शब्द, विकसित होने के उपरांत हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट हुई है, इसका अर्थ क्या है कि शब्दों के रूप विधान में कुछ बदलाव हुए हैं। तो जब बदलाव के उपरांत जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं अपने बदले हुए रूप में, तो वे सारे शब्द जो हैं तद्भव कहलाएंगे। आ रही है बात समझ में? ये अंतर है। जैसे कि जो हमारी भाषाएं जैसे विकसित हुई, जैसे संस्कृत जो है, संस्कृत पाली में परिवर्तित मतलब विकसित हुई, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। मतलब उसने, संस्कृत ने इतना सफ़र तय किया है संस्कृत भाषा ने हिंदी भाषा तक पहुँचने में। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो भी इसी प्रकार से विकसित हुए होंगे और हिंदी भाषा में परिष्कृत हुए होंगे कुछ ना कुछ शब्द। तो वे सारे शब्द जो संस्कृत भाषा से इन विभिन्न चरणों को पार करने के उपरांत विकसित होकर हिंदी भाषा में आते हैं, वे सभी के सभी शब्द तद्भव कहलाएंगे। जैसे कि सूर्य जो था संस्कृत भाषा का शब्द, ये जब विकसित हुआ, ठीक है, और इतने चरणों को पार करने के उपरांत जब हिंदी भाषा में आया तो उसका जो रूप है वो कैसा हो गया? सूरज। सूर्य क्या हो गया? सूरज हो गया। तो ये जो सूरज शब्द है ये तद्भव कहलाएगा और सूर्य है वो क्या कहलाएगा? तत्सम। बस इतना सा अंतर है। सूर्य हो गया तत्सम रूप किसका? सूरज का।
सूरज का तत्सम रूप अगर पूछा जाए, अब जब से प्रश्न क्या आएगा कि पूछ लेगा आपको तद्भव वाले शब्द दे देगा, उनका तत्सम पूछ लेगा या तत्सम दे देगा, उनका तद्भव पूछ लेगा। तो अगर पूछ ले सूरज का तत्सम रूप क्या है तो सूर्य है, या ये पूछ ले कि सूर्य का तद्भव रूप क्या है तो वो सूरज है। इसी प्रकार से जैसे राष्ट्र था तो राष्ट्र का तद्भव रूप राज हो गया, ठीक है, या राज्य हो गया, ठीक है। तो वो यहां से परिवर्तन होकर राष्ट्र राज हो गया। क्षीर जो है वो खीर हो गया। कितना अंतर आ गया। तो ये परिष्कृत रूप है, ठीक है। अगर आप क्षीर का उपयोग हिंदी भाषा में भी उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से क्षीर का उपयोग संस्कृत में हुआ था, तो वो क्षीर जो है वो तत्सम रूप रहेगा, वो उसका तत्सम ही रूप रहेगा। हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है उसी रूप में आप कर रहे हो और संस्कृत में भी। परंतु जब क्षीर की जगह आप खीर लिखने लग जाते हैं तो ये खीर जो है ये तद्भव रूप हो जाएगा। किसका? क्षीर का। आ रही है बात समझ में? ये इतना अंतर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ज्येष्ठ जो था वो क्या हो गया? जेठ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जेठ का मतलब भी बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब भी बड़ा, लेकिन इनके इसके रूप में अंतर आ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है। तो ये इतना अंतर आ जाता है इसके रूप विधान में, ठीक है। चंद्र जो है वो चांद हो गया, ठीक है। तो इतना अंतर आ जाता है। तो जो शब्द सीधे संस्कृत से जैसे के तैसे वैसे ही आप उपयोग में ले आए, सीधा सा मतलब है, सिंपल, ज़्यादा कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सीधे जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनको वैसे का वैसे ही अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वो सारे के सारे तत्सम हैं। और उनका अगर परिष्कृत रूप, अपग्रेडेड वर्जन अगर कहा जाए तो उन्हें उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है, या चेंज, जो चेंज हुआ उसमें, ठीक है, चेंज होने के उपरांत जो शब्द बने, ठीक है, तो उनको उपयोग में ला रहे तो वो सारे के सारे तद्भव कहलाएंगे, ठीक है। तो जो भी उनसे परिष्कृत होने के उपरांत, जो स्रोत भाषा से विकसित होने के उपरांत जो शब्द बने वो सारे के सारे तद्भव हो गए, और जो संस्कृत के शब्द रहेंगे उनको वैसे का वैसा उपयोग कर लिया तो वो तत्सम रहेंगे, ठीक है। तत्सम और तद्भव में इतना सा ही अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। प्रश्न भी इसी प्रकार से आएगा अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब मैं आपको जो एग्जाम में कुछ आए हुए हैं उनको बतला देता हूँ, तत्सम और तद्भव, और बाकी आप अपने हिसाब से उनको देखते रहेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं आपको एक आध बता के देखता हूँ किस हिसाब से आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं इतना आसान आएगा, कुछ कठिन भी होते हैं, तो समझना है कि किस प्रकार से उनका आंसर कैसा हो सकता है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब यहाँ पे तद्भव और तत्सम, ठीक है। आपको तद्भव दे रखे हैं, उनका तत्सम रूप बताना है। अब जैसे यहाँ देखो आप, घोड़ा दे रखा है, ठीक है, उसके बाद फुर्ती दे रखा है, गेहूं दे रखा है, और हमारा मुंह दे रखा है, ठीक है, आंसू दे रखा है, ठीक है। तो अब यहां देखो घोड़े का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? घोटक होगा, ठीक है। देखो घोटक, अब इस बात को समझ लो, घोड़ा का वैसे अगर आप संस्कृत में रूप देखोगे तो अश्व भी हो सकता है, परंतु तत्सम रूप का अर्थ ये होगा कि उस शब्द को आपको बतलाना है जिससे घोड़ा बना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अश्व से घोड़ा नहीं बना है, मतलब वो शब्द जिसको परिष्कृत होने के उपरांत घोड़ा आया, तो घोटक से परिष्कृत होकर घोड़ा आया है। घोटक जो है वो सही तत्सम रूप है घोड़ा का, ना कि अश्व, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। फुर्ती का क्या हो जाएगा? स्फूर्ति हो जाएगा, ठीक है। गेहूं का क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा, ठीक है। मुंह का क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा, और आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखोगे, अब जैसे कि
कुछ का आपको पता होगा, आंसू का अश्रु पता होगा, ठीक है, मुंह का मुख पता होगा, लेकिन गेहूं का गोधूम इस प्रकार का आ जाता है, घोड़ा का घोटक आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़े से कठिन मालूम पड़ते हैं, परंतु इनकी कुछ लिस्ट है, वो आप लोग देख लें। कुछ गिने चुने ऐसे शब्द हैं जिनका रूप जो है थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न अभी आजकल पूछ लिए जाते हैं, और जो कॉमन है वो तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो इन सबको आप अच्छी प्रकार से देख लो, समझ लो और याद कर लो, क्योंकि कुछ प्रश्न जो हैं आ जाते हैं। ये सारे यूपी, टीजीटी, वीजीटी, बीएड के एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। और हिंदी के यूपी के जितने एग्जाम्स हैं जहाँ हिंदी प्रयोग में होती है वहाँ तत्सम तद्भव अवश्य पूछा जाता है, तो यूपी के सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा जहाँ होगी और यूपी के एग्जाम्स जहाँ होंगे वहाँ पे आपको तत्सम तद्भव में एक ना एक या दो कम से कम प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लें, समझ लें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।